नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। जी हां दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सितंबर में 4 बार मुलाकात कर ली है, यानी कि 4 वीडियोस हमारे आ चुके हैं। ये 5वीं वीडियो आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक वो 4 वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया जाकर के देखें। चलिए आइए, इस सेशन में हम बने रहते हैं। क्या कुछ रहने वाला है हमारा सितंबर पार्ट 5। जी हां दोस्तों, बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला सवाल ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हां दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि किस फिल्म को 57वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली है। जी हां, ऑस्कर में जो हमारा 57वां ऑस्कर चल रहा है, इसमें भारत की किस फिल्म को एंट्री मिली है ऑफिशियल? राइट, जवाब हो जाएगा हमारा लापता लेडीज। हाँ जी, अरे क्या हुआ है, चाची बदला गई, ओ भक नहीं जी, काफी बड़ी मूवी है ना जी। और यहाँ पर रवि किशन भाई साहब ये पूछ रहे हैं, भाई साहब तुम्हारी भाग गई, हमारी तो 7 साल से नहीं भाग रही है ना। तो ये काफी बढ़िया एक मूवी, काफी कॉमेडी लेकिन बहुत ज्यादा सामाजिक है ना, कह सकते हैं कि एक सामाजिक शिक्षा देती हुई। बेसिकली अगर बात करें हम तो पितृ सत्ता पर ये चोट करती हुई। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि भैया इसमें एक शादी होती है ना, ये अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती हैं, ठीक है, और चूंकि घूंघट में रहती हैं, रास्ता भटक जाती हैं, तो पहुंचना होता है कहीं और ये कहीं और इनके पास, मतलब ये इनके हस्बैंड के पास कोई और औरत पहुंच जाती है, चूंकि वो सारी घूंघट में ही है। तो हम कह सकते हैं कि पितृ सत्ता पर इस पर वार किया गया है, घूंघट पर इस पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक मीठा व्यंग किया गया है ना। काफी बढ़िया ये फिल्म रही है। निर्देशक की अगर हम बात करेंगे तो हमारे इसके जो हमारे निर्देशक रहे हैं है ना, उनका नाम है किरण राव। हाँ जी, किरण राव इसके निर्देशक रहे हैं जी। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे कि ये भैया ऑस्कर में 57वें की है ना, तो इससे पहले वाले साल यानी कि 96 एक फिल्म गई थी जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवन इज अ हीरो हियर। एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। और ये कैसी फिल्म थी? तो ये मलयालम फिल्म थी, ये मलयालम फिल्म थी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे इस फिल्म में भारतीय जो हम शामिल हुए हैं है ना, कौन कौन सी फिल्में शामिल हुई है हमारे ऑस्कर के लिस्ट में। जी हाँ, तो जो पहली फिल्म थी उसका नाम था मदर इंडिया, दूसरी फिल्म थी सलाम बॉम्बे, और तीसरी फिल्म थी लगान। तीनों फिल्में ऑफिशियली सेलेक्ट हुई थी लेकिन ऑस्कर किसी को नहीं मिला था। जी हाँ, ऑस्कर इनमें से नहीं मिला। अच्छा, मन में एक सवाल आएगा कि सर ऑस्कर की बात है तो ये बताइए सर पहला ऑस्कर कब, है ना। तो हम बात करेंगे ये जो पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था ये आपको 1929 में सबसे पहली बार, है ना, 1929 में बेसिकली ये हॉलीवुड के द्वारा दिया जाता है, जो हमारी विदेशी फिल्में होती हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, हम बात करेंगे इसकी शुरुआत की, हमने बात कर ली। चलिए अब हम देखेंगे कि पहला भारतीय कौन था भाई। कोई तो पहले भारतीय होंगे जिन्हें मिला होगा। हमने कहा हाँ जी, तो पहले भारतीय हैं भानु अथैया। कौन है जी? भानु अथैया, ठीक है जी, भानु अथैया साहब। किस लिए मिला है? तो फिल्म थी गांधी, और इस गांधी फिल्म में इन्हें कपड़े डिजाइन करने के लिए, किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहते हैं, है ना जी, कपड़ा डिजाइन करने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, कपड़ा डिजाइन करने के लिए, ठीक है जी। चलिए, हमारे यहां एक संगीतकार भी हैं, है ना जी, जिनका नाम है AR रहमान। जी हाँ, हम लोग सारे लोग जानते हैं वो फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर और गाना जय हो, है ना, काफी ज्यादा चला है। जब भी कभी मोटिवेशन की बात होती है ना तो चला दिया जाता है जय हो, है ना, तो काफी ज्यादा देर जोश खरोश आ जाता है। इस फिल्म को मिला है, इस गाने के लिए AR रहमान साहब को मिला है हमारा ऑस्कर अवार्ड। जी, AR रहमान। हाँ जी सर, AR रहमान सर का ये पूरा नाम अगर हम बात करें कि AR रहमान सर का जो ओरिजिनल नाम है वो है हमारा दिलीप कुमार जी। इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को
कबूल कर लिया तो नाम रख लिया इन्होंने AR रहमान। ठीक है, ओरिजिनल नाम इनका मूल नाम था दिलीप कुमार। अच्छा सर, दिलीप कुमार नाम से ना एक इंसान और फेमस है पूरे भारतीय इंडस्ट्री में। हाँ जी, तो दिलीप कुमार जिनको हम लोग कहते हैं कि भैया वो दिलीप कुमार है ना, तो वो जो दिलीप कुमार है, वो दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम है ना जी, दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान है ना, तो ये दिलीप कुमार की, ये दिलीप कुमार वो दिलीप कुमार नहीं है ना जी। AR रहमान का भी नाम क्या था? दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। चलिए भाई, ये तो हुई हमारे बॉलीवुड की है ना बात। आगे हम चलेंगे, देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है अगला सवाल। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, काफी प्यारा बहुत बेहतरीन सवाल है कि भारतीय वायुसेना की स्वदेशी हल्के लड़ाकू तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? जी हां, इनका नाम हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ये मोहना सिंह है ना, और ये तेजस के साथ इनकी जो फ्लाइट हुई थी, और ये इनके बारे में अभी कुछ जानकारी बताते हैं। ये मोहना सिंह जो हैं, ये मोहना सिंह हमारी, ये दरअसल ये लोग 2016 में कमीशन हुए थे। ठीक है, इनके साथ साथ भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, जी हां, इन लोगों ने क्या किया था भाई साहब, एक साथ कमीशन हुए थे। ये तीनों पहली भारतीय महिला है ना लड़ाकू पायलट कही जाएंगी, इन तीनों। ठीक है जी, इनकी इस बहादुरी को, मतलब ये चूंकि सेना में भाई शामिल हुए है ना जी, तो इनको 2020 में, जी हां 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नारी शक्ति पुरस्कार। जी हां, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अच्छा एक मिनट, इसको मैं डार्क कलर से कर देता हूं। नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है जी, चलिए भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और बता देते हैं। ये भाई साहब ना, ये मैम जो है, ये मोना सिंह जो आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, ये ना कि सिर्फ तेजस चलाई हैं, बल्कि MiG-21 इसको भी ये उड़ा चुकी हैं। और इतना ही नहीं, एक हॉग, ये विमान इन्होंने दिन के उजाले में चलाया। दिन में इस हॉक को चलाने का इनके पास इनका अपना रिकॉर्ड है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, नारी शक्ति बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। चलिए भाई, अगला सवाल फिर वापस हमारी नारी शक्ति से ही बना है। क्या रहने वाला है सवाल कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे मिला है? जी हां, यहां पर आप चेहरा देख सकते हैं, और इनको तो पहचानते ही होंगे है ना जी। चलिए, इन पर बाद में चर्चा की जाएगी, पहले इनकी बात कर लेते हैं। इनका आंसर है, इनका जो जवाब है, मतलब नाम है, ये है हमारा रिया सिंघा। जी हां, ये रिया सिंघा जो है, दरअसल ये आयोजन जोधपुर में किया गया था। जोधपुर कहां पर पड़ता है? हमारे राजस्थान में पड़ता है। इस जगह पर आयोजन किया गया था और चुना गया था। ठीक है जी, तो इन्हें मिला मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। इन्हें खिताब पहनाने वाली उर्वशी रौतेला आप यहां पर देख सकते हैं, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो इनके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है। फिलहाल इनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं। कब की? 2015 में इन्हें ये खिताब से नवाजा गया था। जी हां, तो ये है हमारी उर्वशी रौतेला जी। अगर हम बात करेंगे हमारे बाकी मिस यूनिवर्स की, अगर हम बात करेंगे कि भैया मिस यूनिवर्स, तो अब तक कुल मिलाकर के भारत में जो सबसे पहली थी है ना, जो सबसे पहली महिला थी जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, वो थी हमारी सुष्मिता सिन्हा। सेकंड नंबर पर आती हैं हमारी लारा दत्ता। थर्ड नंबर पर आती हैं हमारी हरनाथ सिंधु। जी हां,
जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरनाथ सिंधु को किस वर्ष, है ना, चुना गया था। चलिए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस सवाल से संबंधित जवाब। चलिए भाई लगे हाथ एक चीज और बता देते हैं कि हाँ, इनका जो जन्म राज्य है वो है गुजरात, गुजरात की बेटी है और यहाँ पर, है ना, इसके बाद ये कहाँ जाएंगी, 2024 में ही मैक्सिको में मिस यूनिवर्स का खिताब, मतलब वो प्रतियोगिता होगा उसमें ये जाएंगी, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। ये रहा हमारे सामने। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा सवाल, बहुत बार एग्जाम में बना है, अलग अलग एग्जाम्स में ये बन जाता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, 8 सितंबर मनाया किसके द्वारा भैया? यूनेस्को। किसने? यूनेस्को ने। अच्छा जी, इस वर्ष के लिए सर कुछ विषय, कुछ थीम, क्योंकि देखिए भाई हर साल जब भी मनाया जाता है तो कुछ ना कुछ विषय या कुछ ना कुछ थीम इसका अपना एक जरूर होता है, ठीक है जी। तो इस साल भी हम मना रहे हैं, हमने कहा हाँ, तो इस साल का हमारा थीम या विषय क्या रहने वाला है? जी हाँ, तो इस साल का जो हमारा थीम या विषय है वो ये है कि बहुभाषी शिक्षा, है ना, या बहुआयामी शिक्षा हम कह सकते हैं कि भाई हम बहुत सारी भाषाओं की शिक्षा देंगे, बहुभाषी शिक्षा, है ना। इसके अलावा, अच्छा एक मिनट ना, जरा पानी मैं पी लूं। चलिए भाई, थैंक यू। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इसके विषय की। इसका विषय है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बढ़ावा, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा, है ना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपसी सहयोग, आपसी शांति, है ना, ये रहा इस साल का विषय। हमने ये सोच लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, बहुआयामी शिक्षा को और आपसी सहयोग और शांति के लिए क्या करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, है ना। शांति के लिए शिक्षा लिख लीजिए, शांति के लिए साक्षरता कर लीजिए। ये रहा इस साल का विषय। इस विषय पर यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, है ना जी। चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। जी हाँ, क्या कुछ हमारे सामने अगला सवाल रहने वाला है, हम देखेंगे। सितंबर 2024 में, जी हाँ, महिला किसानों को सशक्त बनाने, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाने, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस क्रांति की शुरुआत की गई है? जी हाँ, आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, है ना, 2.0। जी हाँ, श्वेत क्रांति के दूसरे भाग की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले अगर हम बात करें कि श्वेत क्रांति की शुरुआत, तो हमको देखने के लिए मिलेगा 1970 के दशक में हम जाएंगे और उस समय पर एक हुआ, आज के डेट में तो खैर हम कहेंगे स्वर्गीय डॉक्टर बर्गिस कुरियन, डॉक्टर बर्गिस कुरियन, ठीक है जी। इन्होंने ही क्या किया था, श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। बेसिकली क्या किया जाता है इसमें कि भाई दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई थी। बेसिकली हमारे पास उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था दूध का, आगे जाकर के काफ़ी तकनीकों में बदलाव आया, बहुत सारे हमारे यहाँ गायों की, भैंसों की अलग अलग प्रजातियां विकसित की गई, जिससे दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन फिर एक बार फिर ऐसा मौका आया जब लगा कि नहीं, एक बार फिर इस दिशा में काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब बात आ रही है हमारे किसकी, महिला किसानों की। जी हाँ, महिला किसानों की बात करेंगे। इसमें बात कुपोषण की भी की गई है, ना कि सिर्फ नारी सशक्तिकरण, इसमें हम बात नारी शक्ति की करेंगे, नारी सशक्तिकरण, और इसके साथ साथ, है ना,
कुपोषण से बचने की बात की जाएगी, साथ ही साथ हम लोग डेयरी उत्पाद, है ना, दुग्ध डेयरी उत्पाद पर काफी जोर दिया जाएगा। तो नारी शक्ति को लेकर के ये जरूरत पड़ी है कि आज हम एक बार फिर श्वेत क्रांति की तरफ चलें। चलिए जी। अच्छा, श्वेत क्रांति से एक चीज याद आया कि भाई हमारे भारत में एक हरित क्रांति भी हुआ करती थी, है ना जी, हरित क्रांति। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरित क्रांति कब हुई, ठीक है जी, कहां हुई। सबसे पहले स्लाइड से जान लीजिए, पहले 3 राज्य जिनमें हमारा पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी हां, सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं तीनों जगह पर की गई थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश। इन 3 जगहों पर सबसे पहले हमने क्या किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हरित क्रांति किस चीज से संबंधित है ना, कि हरित क्रांति का संबंध आखिर किस चीज के उत्पादन से है। चलिए भाई, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले एक राष्ट्र एक चुनाव। जी हां, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, है ना। बात उठ रही थी कि भाई साहब इलेक्शन होता है, हाँ होता है भाई, बार बार इलेक्शन होता है, बार बार खर्चा होता है, जितना बार इलेक्शन उतना बार खर्चा। भाई साहब बताओ तो, है एक आदमी कितना मजबूरी में काम करेगा, नहीं सोचने वाली बात है, नहीं बात है। तो बोला भाई क्या करेंगे, बोला यार एक काम करो, एक ही बार इलेक्शन करा लो, जितनी बार इलेक्शन आता है प्याज महंगा हो जाता है, कभी कुछ महंगा हो जाता है, पेट्रोल तो हमेशा दाम ही छू रहा है जी। और जो भी गवर्नमेंट आती है कहती है महंगाई कम करेंगे, और गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए महंगाई और बढ़ा देती है, और कहती है कहां महंगाई है, कहां है महंगाई, है ना। तो ये कहां है महंगाई वाली जो बात है, तो ये सारी गवर्नमेंट्स के साथ चलती रहेगी। खैर, हम अपने क्वेश्चंस पर वापस आ जाते हैं। ये जो मार हमें झेलना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि इलेक्शन होगा तो खर्चा होगा, और खर्चा कहां से आता है, हमारे पैसों से आता है। तो भाई एक आदमी को कितना बार दोगे, इससे बढ़िया है ना यार कि देश में पहले भी ये काम हो चुका है। 51-52 में जो इलेक्शन आम सभा का चुनाव हुआ था, बेसिकली वो दोनों इलेक्शन एक साथ हो गए थे। क्या वैसी कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती? इस चीज को लेकर के भारत सरकार ने काफी ज्यादा सोच विचार किया, बोला कि चलो भाई काम करते, कमेटी बनाते हैं। एक कमेटी बना दी गई और कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। बिल्कुल फेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे पार्टी, इसमें कुल मिलाकर के 47 दल थे, 47 दल के नेता इसमें शामिल थे, जिसमें से 32 दलों ने कहा कि भैया, 32 दल पक्ष में थे। इन्होंने कहा कि हां भैया होना चाहिए एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही बार में करा लीजिए चुनाव, ज्यादा बढ़िया है। एक ही कमरे में गए वोट गिराने, यहां पर ईवीएम रखा हुआ है हमारे एमपी का, यहां पे रखा हुआ है एमएलए का, दोनों बटन एक साथ दबा देंगे, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे आसान है। इसी पर बात की गई थी। अब भाई साहब रामनाथ कोविंद जी ने क्या रखी है, रामनाथ कोविंद जी ने अपनी 11 सूत्री, इन्होंने क्या किया है, 11 सिफारिशें की हैं। क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इसमें 11 सिफारिशें इन्होंने की है। इस रिपोर्ट को बनाने में पेज की संख्या अगर हम बताएं कि कुल पृष्ठ, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये इतनी विस्तृत रिपोर्ट है कि इसमें 18,662 पेज हैं। कितने हैं, सॉरी 18,626 पेज हैं। कुल मिला के दिन की संख्या बात करेंगे, 191 दिन लगा है इसमें, इसको बनाने के लिए, कि भाई इतना विस्तृत रूप से बनाना है ना, इतने बढ़िया तरीके से बनाना है ना कि फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो भाई बड़े लेवल पे काम करना होगा, बड़े लेवल पे हुआ, 191 दिन हमने लगा दिया, और इन्होंने 11 सिफारिश के साथ कह दिया कि भैया एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे ऊपर ये खर्चा पड़ता है ना, ये खर्चा तो हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं। चले भाई, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अगले सवाल के से बढ़ने से पहले जरा हमें बता दीजिए कि ये भारत में जो चुनाव होते हैं ये हमारे किस अनुसूची अनुभाग के हिस्से हैं। चलिए भाई, ये रहा अगला सवाल। जी हां, क्या कुछ रहने वाला है, हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी हां, हमको पता है कि भाई सारे डिपार्टमेंट, जितना भी जो कोई क्या कहते हैं, कोई भी विभाग हो या कोई भी राज्य हो, या मतलब अपना वो, उसमें लोग अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ताकि उसका प्रचार प्रसार हो। तो यहां पर जहाज रानी का क्या बनाया गया है, किसे बनाया गया है, हमने कहा हमारे मनु भाकर को बनाया गया है। जी ये कौन है, इनके बारे में जानकारी, जी वो है
अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक में इन्हें 2 पदक मिला है। जी हां, 2 पदक 10 मीटर में ही, एक संयुक्त में मिला है, एक डबल्स में इन्हें मिला है टीम में, तो दोनों में इन्हें 2 पदक मिला है और भारत की इकलौती ऐसी खिलाड़ी है। अच्छा सर, इनका मरीन, भाई आखिर ऐसा क्या है कि इन्हें जल मार्ग मंत्रालय, जहाज रानी, बंदरगाह से जोड़ दिया गया? हमने कहा इनके जो पिताजी हैं, है ना, इनके जो मनु भास्कर के जो पिताजी हैं वो क्या है, वो मरीन इंजीनियर हैं। क्या है भाई साहब? मरीन इंजीनियर हैं। बढ़िया, तो मरीन इंजीनियर है ना, पापा जी हैं, तो पापा जी के प्रोफेशन से बेटी को भी, हाँ भाई चलो भाई बढ़िया काम किया आपके बेटी ने, है ना, तो काम करते हैं हम अपने, तो भाई साहब इनको यहां पर जोड़ दिया गया। अच्छा इतना ही नहीं, हम बात करेंगे ना कि भाई साहब ये जो हमारी क्या कहते हैं मनु भाकर है, ठीक, अभी कुछ ही दिनों पहले चर्चा में थी। किस लिए चर्चा में थी, जरा हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि ये किस लिए चर्चे में थी, है ना। चलिए जी, अच्छा ये कहाँ की रहने वाली है ये जान लीजिए, ये हरियाणा, ये भी हरियाणा की ही रहने वाली है। आजकल हरियाणा के बहुत सारे क्या कहते हैं खिलाड़ी, है ना, चर्चा में रहते हैं। हरियाणा के भी झज्जर, हरियाणा में ही बात करें कि कहाँ पे हैं, तो हरियाणा के ही झज्जर में इनका बकवास है ना जी। और यहीं से हमारी कौन आती है, हमारी विनेश फोगाट भी आती हैं, और विनेश फोगाट का संबंध आजकल बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, इसी हरियाणा से विनेश फोगाट भी हैं, और फिलहाल उन पर डोपिंग के मामले में थोड़ी सी कार्रवाई चल रही है। चलिए जी, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ, ये प्यारा सा बच्चा वैभव सूर्यवंशी, ये कहाँ का है? बहुत, ये बीपीएससी में बनने वाला सवाल है, क्योंकि भाई साहब ये दरोगा में बनने वाला सवाल है, ये बिहार एसएससी में बनने वाला सवाल है, बिहार एसएससी सीजीएल या सचिवालय इसे हम लोग कहते हैं, उसमें बनने वाला सवाल है। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का सीधा सीधा संबंध हमारे बिहार से है। कहां से है भाई साहब? बिहार का ये चमकता सितारा, काफी देखिए उम्र बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, ये अंडर 16 के लिए खेलते हैं, अंडर 16 के लिए भारत की तरफ से इन्होंने हाल ही में पदार्पण किया है जी। तो बिहार के लाल, क्षमा करें अंडर 16 नहीं, अंडर 19, क्षमा करें अंडर 16 नहीं, अंडर 19 है ना, बिहार के ये लाल जो कि भारत की तरफ से इन्होंने हाल ही में डेब्यू किया है। बहुत प्यारा सवाल है, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, या हम बात करें बिहार दरोगा, अवश्य ही पूछ लिया जाएगा। चले भाई, अगला सवाल ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ जी, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? बहुत ही प्यारा सवाल है, यह आंसर हो जाएगा हमारा थाईलैंड। जी हां, ये एशिया का, ये अगर हम बात करेंगे तो ये एशिया का तीसरा देश बना है थाईलैंड। जी हां, तो भाई एशिया का, तो भाई पहला देश कौन सा है उससे पहले समझ ले कि जरा ये समलैंगिक विवाह क्या होता है। इसमें 2 वर्ड को तोड़ेंगे ना तो 2 वर्ड जुड़ेगा, एक आएगा सम और एक होता है लैंगिक। सम का मतलब होता है बराबर, है ना, बराबर। लैंगिक मतलब लिंग वाला, यानी कि समान आप अपने लिंग, जैसे कोई पुरुष है ना जी, तो पुरुष है तो वो क्या कर रहा है, पुरुष से ही विवाह करना चाहता है, ठीक है, पुरुष पुरुष से विवाह करना चाहता है, स्त्री स्त्री से विवाह करना चाहती है, तो अपने लिंग में मतलब समान लिंग में हम क्या करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, इसे समलैंगिकता कहा जाता है। और आज के डेट में समलैंगिकता, अच्छा कुछ साल पहले ना, ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले तक ये सब बातें जब चला करती थी ना, तो बात होता था, अरे भाई साहब, लोग बहुत हंसा करते थे, कहीं भी सुने कि भाई उसका बेटा समलैंगिक हो गया, उसका बेटा ये है ना, थोड़ा सा मतलब लोग बनाते थे। लेकिन आगे चल करके बहुत सारे देश ऐसे हुए जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, ये अपना जीवन है तो आप अपने हिसाब से जी सकते हैं ना, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए, ठीक। अमेरिका में एक कैंपेन चला था, डोंट आस्क डोंट टेल। अमेरिका में ये समलैंगिकता को लागू किया गया था, यूएसए में, है ना, क्या बोल करके, डोंट आस्क डोंट टेल।
डोंट आस्क, डोंट टेल। ना पूछना है ना बताना है। भाई क्यों बताएं अपनी आइडेंटिटी, है ना जी, अपनी मर्जी। भैया हमको अपना काम करना है, बात खत्म। अच्छा जी, वापस आते हैं, हम देशों की बात कर रहे थे। हाँ जी, तीसरा देश बना थाईलैंड। तो सर पहला दूसरा कौन सा देश बना? हमने कहा कि भाई साहब भारत के ही बगल में रहने वाला देश है पहला, कौन है? नेपाल। जी हाँ, पहला देश है नेपाल जिसने समलैंगिकता को, एशिया में सबसे पहले समलैंगिकता को मान्यता दी है। अच्छा सर, दूसरा देश है हमारा ताइवान। दूसरा देश है ताइवान। ठीक है जी, ये तो एशिया की बात है। अच्छा, अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में तो है ही। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भैया अफ्रीका महादेश में, है ना, कि अफ्रीका महादेश में कौन सा है भाई? अफ्रीका महादेश की हम बात करेंगे तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा जगह है अफ्रीका में जहां पर समलैंगिकता को मान्यता दिया जा चुका है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें ना पूरे विश्व में कि सर ये जो बात कर रहे हैं कि नेपाल बना तीसरा एशिया का, सर ये साउथ अफ्रीका, सर ये अमेरिका, तो सर इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? कोई तो देश रहा होगा जो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत किया होगा। हमने कहा हाँ जी, कौन था वो देश? जी हाँ, उसका नाम है नीदरलैंड। जी हाँ, सबसे पहले नीदरलैंड में ही क्या किया गया था? समलैंगिकता को मान्यता दिया गया था। ठीक है जी। तो ये रहा सवाल हमारे सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए भाई, अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। जी हाँ, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? हाँ जी, अभी हाल ही में एक भारतीय हैं जिनका नाम है हमारा सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। सर सबसे पहले इंग्लिश चैनल के बारे में ही बताएंगे। ये इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साल हमारे ये जो है हमारा ब्रिटेन का हिस्सा, और यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है क्या चीज? हमारा फ्रांस का हिस्सा, है ना। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। हाँ भाई, कहाँ कहाँ है? हमने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। कहां पर है? हमने कहा यूरोप में है। महादेव, अगर महासागर पूछ लिया जाएगा तो अटलांटिक याद रखना है। कहां पर? अटलांटिक है महासागर, महासागर। ये हुई इंग्लिश चैनल की बात, है ना जी। ये जो हमें यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिख रहा है ये किसके हिस्सा है? किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अच्छा जी, ये चैनल ना ये नजदीक है ना, लोग क्या करते हैं इस पार से उस पार ना क्या करते हैं, लोग तैर करके पार कर लेते हैं। हाँ भाई, इस पार से उस पार लोग तैर जाते हैं, है ना, क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको तैर करके पार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से, मतलब क्या कर रहे हैं ना कि हाँ ये ऐसे ही पार कर गए भाई साहब, मतलब बिल्कुल मजे मजे में पार कर गए। तो इसमें जो पार करने वाले थे ना, जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस जगह पर जो सबसे पहले पार करने वाले इंसान थे। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, बात कर रहे थे हम लोग जो सबसे पहले इंसान है। भैया पहला कौन है? तो बेसिकली पहला वही होगा जो इसके अगल बगल होगा, तो या तो इंग्लैंड से होगा नहीं तो फ्रांस से होगा। हाँ जी, पहला है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के हैं, है ना, इंग्लैंड के हैं मैथ्यू वेब, नाम है इनका मैथ्यू वेब। जी हाँ, ये भाई साहब पहले इंसान हैं जो इंग्लिश चैनल को पार कर गए। बोले बहुत अच्छा। सर पहले भारतीय, भैया कोई पहला भारतीय भी तो रहा होगा। हमने कहा हाँ जी, उनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन, ठीक है जी, पहले भारतीय पुरुष, है ना। अगर बात कर ली जाए पहले भारतीय, नहीं पहले भारतीय नहीं, मतलब यहां पर कि भाई सबसे कम उम्र की अगर बात करें कि कौन से दिव्यांग जो सबसे कम उम्र में यहां पर पहुंचे, है ना, सबसे कम उम्र। दिव्यांग की बात करेंगे, है ना जी, तो इसको पार करने वाली हमारी कौन है? दिव्यांग सबसे कम, जिया राय। जी हां, आंसर हो जाएगा जिया राय।
क्षमा करें, जिया राय वो पहली मतलब महिला दिव्यांग है जिन्होंने क्या किया है, 16 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पार किया। अच्छा सर, सर्वाधिक उम्र है सिद्धार्थ अग्रवाल की कितनी है, हमने कहा 49 ईयर्स। जी हाँ, ये भाई साहब 49 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके दिखाया है और बड़ी ही बहादुरी के साथ इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है जी, चले भाई, इसके बाद अगर हम, अच्छा लगे हाथ में एक चीज और जान जाइए कि सर ये लोग पार किए हैं ना, तो सबसे ज्यादा बार कौन पार किया है ये भी जान लीजिए, है ना। सबसे ज्यादा बार कौन पार किया है, तो अब तक सबसे ज्यादा बार 44 बार, कितनी बार, 44 बार, हाँ जी, इसको पार किया गया है 44 बार। ठीक है, चलिए भाई, ये रहा हमारे सामने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंग्लिश चैनल के को सब सर्वाधिक बार ये 44 बार पार किया है, ये किसने किया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में डालते नहीं है कमेंट, ये बहुत गलत करते हैं भाई साहब, थोड़ा कमेंट बॉक्स में डाला करिए ताकि अच्छा लगे, है ना। अब जैसे देखिए, जैसे अभी हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल साहब नए उम्र, बिल्कुल 4 साल की उम्र में ये भाई साहब टप गए, राइट। तो एक मोटिवेशन मिलता है, वैसा ही मोटिवेशन हम लोग को भी मिलेगा, राइट। हम आपके लिए वीडियो बनाए, कैसा लगा, कहाँ क्या कमी, कहाँ अच्छाई, सारी चीजें मेंशन करें, और हो सके तो ये वीडियोस उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। बाकी अगर आप खुद अगर विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। लेकिन अगर आप मतलब स्टूडेंट नहीं है या मतलब विद्यार्थी नहीं है, कंपटीशन का तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो प्लीज़ उन तक जरूर पहुँचाएँ ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन में बने रहेंगे। धन्यवाद।